तारीख 2 जनवरी 2016। ठीक 5.5 साल बाद हमें याद आता है पठानकोट में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था। आज तड़के जी हां, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन के जरिए हमले की साजिश हुई। जी हां, पाक नहीं बाज आ रहा अपनी नापाक हरकतों से, कभी रेकी के जरिए तो कभी हमले करने की सोच के साथ वो भेजने लगा है ड्रोन। इस बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ड्रोन सीमा पार से आया, यानी पाकिस्तान एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया है। सीज फायर के बीच लगातार बढ़ती आतंकी घटनाएं इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, लेकिन यह बौखलाहट अचानक नहीं बढ़ी है। पीएम मोदी के साथ 14 कश्मीरी नेताओं की तस्वीरें सामने आने के बाद से पाकिस्तान बेचैन है और उसकी नापाक करतूतें अब लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में विकास की बयार बहे। मोदी के प्लान कश्मीर से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, लेकिन आतंकिस्तान की नापाक हरकतों पर हिंदुस्तान ज्यादा दिन खामोश बैठने वाला नहीं। तो इतना तो तय है, पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अब भी वक्त है, सीज फायर का सम्मान करो, सुधर जाओ, नहीं तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक से सुधार दिया जाएगा। पूरे मामले पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखाते हैं जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास है मौजूद। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, ड्रोन का हमला, धमाके की तस्वीर। इन वीडियो में आप देख सकते हैं एक ड्रोन हवा में ही ब्लास्ट हो गया और पूरे इलाके में इसकी आवाज भी सुनाई दी। माना जा रहा है कि इस अटैक का मकसद एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाना था। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से नापाक, जी हां, नापाक कोशिश, आतंकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान, पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकी वारदात बता रही हैं कि पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ी रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंस्पेक्टर की हत्या 22 जून की, शोपिया में एनकाउंटर 25 जून, आतंकी का सरेंडर 25 जून, ग्रेनेड हमला 26 जून, ड्रोन अटैक 27 जून। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर में एक कोशिश है, कोशिश के तहत अमन बहाली के चलते एक एक बढ़ते कदम से बेचैन है पाकिस्तान। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फिर एक बार नापाक कोशिश की। अगर याद रहे आपको, पाकिस्तान ये जरूरत कभी नहीं कर सकता जो भारत ने बालाकोट में जाकर किया था। हमारे पवन पुत्रों ने देर रात जाकर उनकी नींवें, उनकी चूल्हे हिला दी थी। ऐसी सूरत में वो केवल इस तरह के ड्रोन भेजकर साजिश करना चाहता है, हमला करने की कोशिश करना चाहता है। और मुझे स्मरण आता है इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू ड्रोन ब्लास्ट मामले को लेकर आईजीपी कश्मीर ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें एनएसजी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी शामिल हुए, सीआईएसएफ अधिकारी, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर रेंज भी शामिल हुए। सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक की गई। आईजी बीएसएफ एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। इसके साथ एक के बाद एक सारी एजेंसियां, जी हां, इसी बड़ी खबर पर, जी हां, इस बड़ी खबर पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन ब्लास्ट को लेकर आज है देश का सवाल
कि नापाक पाकिस्तान को अब आ गया है सबक सिखाने का वक्त। फिर एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेरे अपने सहयोगी साथी आशीष सिंह जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर हैं, आशीष हमारे साथ हैं। हमारे साथ जी हाँ अनुपम बनर्जी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और भारतीय वायुसेना के आप पूर्व प्रवक्ता और फाइटर पायलट रहे। अनुपम जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और हमारे साथ दो और खास मेहमान, जी हाँ दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। चर्चा में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ प्रेम कुमार जी के अलावा दो खास मेहमान हैं। मैं इनका परिचय आपसे कराऊंगा। आइए सबसे पहले आशीष मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आप देर रात से इस खबर पर बने हुए, इस खबर को देखकर यह कहा जाए कि बौखलाया है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री की पहल, भारत सरकार की पहल, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली को लेकर बेचैन है आतंकिस्तान पाकिस्तान। मनीष जी दो क्विक पॉइंट, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये कोई एक लोन अटैक नहीं है, एक सीरीज सी चल रही है। और जब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डिलिमिटेशन की बात चल रही है, प्रधानमंत्री कश्मीर में डिलिमिटेशन की बात चल रही है, जम्मू में जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार उस स्टेट को फर्दर पॉलिटिकली और सोशियो इकोनॉमिकली किस तरह से और मैच्योर और स्टेबल बनाएं, उसको लेकर जब प्रोसेस चल रहा है तब आतंकी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, चाहे वो एक सोल्जर पर अटैक हो या फिर एक एयरबेस पर। दूसरी बात, ड्रोन अटैक से एक और इंडिकेशन मिलता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में सीज फायर का झांसा जो दिया गया था उससे लग तो रहा था, क्योंकि आप इजीली पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई 2021 की बात नहीं है, हम इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार देखते आ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ गतिविधियां होंगी जिसमें वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि हम कितने तैयार हैं इस तरह के ड्रोन डोमेन में ऑफेंसिव अटैक के लिए और इस तरह के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए। वो एक ज्यादा बड़ी फोकस है, क्योंकि देखिए टेररिज्म की लड़ाई है वो तो इवॉल्व होती ही रहेगी। आप चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, ISI हो या फिर पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी एक बड़ा आतंकवादी संगठन ले लीजिए, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। हमें भी इवॉल्व करना होगा, हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को इवॉल्व करना होगा। ये एक की कंसर्न है हमारे देश की सरकार के लिए और पूरे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। जी हाँ, बड़ी चुनौती है आशीष। और इसके साथ साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जो लगातार रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आप इन्हें सुनते और देखते रहे। बख्शी साहब, फिर एक बार नापाक पाकिस्तान की यह हरकत, आपको लगता है कि इस हरकत में चीन भी पाकिस्तान के साथ है, जो लगातार सरहद पर इस तरह के ड्रोन भेज कर, आपको याद होगा कि बीएसएफ ने भी बख्शी साहब एक ड्रोन जिसमें कि असलाह था उसको भी मार गिराया था। और इस तरह से जब वो ये नहीं कर पा रहा, उसकी तूती में इतनी ताकत नहीं कि वो भारत में अपने लड़ाकू जहाज भेज सके, तो ड्रोन के जरिए वो इस तरह की साजिश कर रहा है। बख्शी साहब देखिए साहब, जो नया युद्ध की प्रणाली जो और खासकर जो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ उसमें ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आजकल होना शुरू हो गया है। बहुत सस्ता और टिकाऊ तरीका है। और देखिए, एक ड्रोन का रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा होता है कि वो आपका रडार में पिक करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो पेनिट्रेट कर सकता है। आपको बड़े खास किस्म के आले चाहिए उसको रोकने के लिए। खास सिस्टम हम इजराइल से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमको रक्षात्मक होकर लड़ने की क्या जरूरत है। हमने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। जैसे उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर जब पुलवामा हुआ उसके बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी। हमको आक्रामक होकर लड़ना जरूरी है। हमको पलटवार दुश्मन के इलाके में करना चाहिए, ना केवल अपने बचाव और कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज पे लगे रहना चाहिए। ठीक है साहब, अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को जैसे को तैसा से उल्टे पास बरेली को करें। अगर वो हमारी तरफ कुछ करने की कोशिश करता है, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट बी रेज्ड
across the line of control, across the international border. पाकिस्तान अगर एक कतरा खून यहाँ गिराता है, 100 कतरे खून उसके इलाके में गिरने चाहिए। जी बख्शी साहब, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आपने जो कहा है ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरफोर्स के मुखिया, एयरफोर्स के अध्यक्ष RKS भदौरिया ने घायल जवानों से की है बात। भदौरिया ने 2 घायल जवानों से बात की है। जम्मू ड्रोन हमले में 2 जवान मामूली रूप से जख्मी हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद हम आपको मिलाना चाहेंगे, आपका तारुफ कराना चाहेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, मैं आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं चलना चाहूंगा अनुपम बनर्जी। जी हां, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड, आपके पास। अनुपम जी, एयरफोर्स स्टेशन पर इस तरह की साजिश करना, 5.5 साल पहले पठानकोट के बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, आपको क्या लगता है पाकिस्तान बेचैन है? और बेचैन होने के साथ साथ जो हमने बालाकोट में किया है वो खिलौनों के जरिए, हालांकि बख्शी साहब ने जो कहा है अजरबैजान के युद्ध में हमने देखा कि ड्रोन अटैक सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ये कहकर भारत को सोती हुई नींद से जगाना चाहता है कि आओ फिर एक बार 2-2 हाथ कर लें? बनर्जी साहब नमस्कार। सोती हुई नींद से जगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो जगे हुए। भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हमेशा सजाग है। और जैसे कि जनरल बख्शी ने बोला है, आपको पता है ये जो अटैक है ये एक बहुत ही छोटा, अभी तक एयरफोर्स ने इसकी पुष्टिकरण नहीं की। शायद पुलिस सूत्र से ये खबर आया है कि ये ड्रोन अटैक है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए एयरफोर्स की पुष्टिकरण करने के लिए कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें काफी सारे इंक्वायरी होता है, पता चलता है एग्जैक्टली, तो हम उसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन अगर हम मान लिया जाए एक छोटा सा ड्रोन अटैक था, तो एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर है, इस टाइप का छोटे से किया जा सकता है, क्योंकि ये एक थ्रेट है। ये थ्रेट काफी दिनों से खाली इंडिया में नहीं विश्व में है। और अगर ये छोटी मोटी अटैक से पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहते, मुझे नहीं लगता इसमें वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि भारत के जो आर्म फोर्सेस है वो सजाग है। और बालाकोट तो एक बहुत ही बड़ा अटैक था, वो तो एक मुंह तोड़ जवाब था, उसके साथ तो इसको कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। बालाकोट एक डिफरेंट स्केल का था, और ये एक अटैक है, ये बेसिकली न्यूसेंस वैल्यू होता है इसका। लेकिन हमें इसको आर्म फोर्सेस ऑलरेडी इसके बारे में काम कर रहे हैं, इसका जो काउंटर सिस्टम है वो प्रोक्योर कर रहे हैं, और आर्म फोर्सेस मुझे लगता है इसको बिल्कुल ठीक तरीके से इसको मुकाबला भी कर लेंगे। ग्रुप कैप्टन बनर्जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन है। भले ही इंटेंसिटी वाइज या फिर डैमेज असेसमेंट अगर हम देखें तो बहुत बड़ा अटैक इसे नहीं कहेंगे, लेकिन दिस इज बेसिकली जो अंग्रेजी में कहावत है ना, इट हैज हिट राइट इन द हार्ट। इंडियन एयरफोर्स के एक बेस पर, जो कि फ्रंट लाइन एयर बेस है, उस पर यह अटैक हुआ है। भले ही छोटा हो, भले ही क्वाडकॉप्टर से हो सकता हो या फिर हैंड ग्रेनेड हो, वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, लेकिन एयरबेस पर अटैक करना, फ्रंट लाइन एयरबेस पर, ये आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आशीष, देखो ये जो ड्रोन अटैक है, इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये दूर से या तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और आपको पता है हमारा बेसिस के बाहर जो एरिया है उसमें काफी सारे जगह है जहां से ये 5-6 किलोमीटर दूर से कंट्रोल की। इसमें ऑटोनॉमस मोड भी होता है, आप पहले प्रोग्राम करके, इसीलिए ये बहुत खतरनाक एक अटैक मोड है, और पूरा विश्व के लोग इससे चिंतित हैं। और यस, इट्स आर्म फोर्सेस के लिए अभी तक ये एक ऐसे अटैक हो सकता था, ऐसे सोचता। आज अगर ये हो गया तो ये हमें बिल्कुल इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और आर्म फोर्सेस का जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत क्विकली इसके अगेंस्ट डेवलप करना चाहिए। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन इसकी गति में बहुत तेज आना चाहिए। और अटैक एयरफोर्स बेस के अंदर अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये क्वाडकॉप्टर अटैक है, तो ये सीरियस है, तो इसको बिल्कुल चर्चा किया जाएगा। जी हाँ बनर्जी साहब, आपके पास मैं फिर एक बार आऊंगा। मुझे इस बात की जानकारी आशीष ने भी दी है कि आप अपने आप में लड़ाकू पायलट भी रहे हैं। बनर्जी साहब, आऊंगा हमारे साथ पाकिस्तान से
जी हाँ, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ आरजू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, आरजू आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। जी आरजू, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कश्मीर में अमन बहाली हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की ये गले नहीं उतर रही बात कि भारत में जिस तरह से कश्मीर में अमन चैन कायम है, उसको कैसे डिस्टर्ब करते रहना, आज ये उसकी बानगी है, चिंगारी है। देखिए, जो अभी पोजीशन पाकिस्तान की है, वो जिस तरह से FATF में फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी हरकत पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट करेगी। और ये छोटे छोटे से ड्रोन, बच्चों के खेलने के खिलौने टाइप के, आप लोग खुद भी अपने डिफरेंट चैनल्स पे सुने तो ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों वाले अटैक्स जो है वो कम से कम एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और जिस तरह से हम लोगों को अभी फिर कहा गया है कि अक्टूबर तक FATF ग्रे लिस्ट में है, तो पाकिस्तान तो हर तरफ से यही कोशिश कर रहा है कि कोई इस तरह की चीज ना हो जिससे उसको FATF से निकलने में कोई मुश्किल पेश आए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर उनकी तरफ से हुआ हो तो आपको पहले फुल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की है और आपके पास कंप्लीटली कोई रिपोर्ट नहीं है और जिसकी बेस पे आप पाकिस्तान को ब्लेम कर सकें। आरजू, आशीष बोल रहा हूँ। 26/11 का ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में सीरियल ब्लास्ट हुए, वहाँ पर मुंबई में टेरर अटैक हुआ। 11 साल हो गए और हम लगातार यहाँ पर प्रूव करके बैठे हैं। पाकिस्तानी कोर्ट्स एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन या फिर जजमेंट दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो, आपको लग रहा है कि पठानकोट एयरबेस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, मुंबई 26/11 का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, पार्लियामेंट अटैक का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। जितने इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जितने मेजर टेरर अटैक्स हुए हैं इंडियन सॉइल पे, पाकिस्तान में ही उसके लिंक निकले हैं। आप फिर कह रहे हैं कि एक और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। FATF की आपने बात कही आरजू, 24 घंटे हुए नहीं कि 6 महीने के लिए और ग्रे लिस्ट पे आपको रहने का एक्सटेंशन दिया गया। शायद इसी का वेट कर रहे होंगे कि FATF से ग्रे लिस्ट से निकल जाए। नहीं निकले तो वापस ब्लास्ट कर दो, वापस कोई टेरर अटैक कर दो। अब तो अगला असेसमेंट 6 महीने बाद है। ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी सी बन गई है कि आप वेट कर रहे थे ग्रे लिस्ट के अनाउंसमेंट का। अभी हुआ ना, परसों ही हुआ, FATF ने अनाउंस किया और फिर ये अटैक हो गया। लेकिन आशीष, बहुत से लोग ये भी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में फंसा रहे और उसके लिए कई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले, चाहे जो कुछ हो, जितने आपने इंसिडेंट्स गिनवाए हैं, आई एग्री विद दैट, लेकिन फिर भी अभी आगे जाके पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तो अपनी गलती को समझना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा। और उसके लिए अगर भारत साथ काम करेगा तभी हो पाएगा। सिर्फ ब्लेम करने से ये चीज सही नहीं हो पाएगी। जी मोहतरमा, लेकिन जैसा कि आशीष ने बताया, अतीत के अगर पूरी घटनाओं को देखा जाए तो उसमें केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ रहा है आरजू। और इसके साथ साथ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा आरजू, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने घर में कभी कोई आग नहीं लगाता, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं अब एक छोटा से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद हमारे सियासी मेहमानों का रुख करेंगे, जिसमें मनीष शुक्ला और प्रेम कुमार जी हैं, और उनसे पूछेंगे। जी हां, महबूबा कहती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, आतंक और बातचीत क्या साथ साथ चल सकती है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JD बख्शी साहब, हमारे साथ अनुपम बनर्जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आतंक के ऑल टाइम खात्मे के प्लान से सक पकाया पाकिस्तान। की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी राजनीतिक दलों की बैठक हुई। उसके नाते से पाकिस्तान में अनरेस्ट है
उसको लगता है कि 370 हट गया, 35A हट गया, और इतने दिनों तक तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू और कश्मीर में शांति प्रक्रिया पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाया। तो ये कोशिश है, लेकिन ये नया भारत है और दुश्मनों को कैसे जवाब देना है ये नया भारत जानता है। और कम से कम उरी और पुलवामा के बाद जिस तरीके से हमारे जाबाजों ने जवाब दिया है, उसके बाद पूरे विश्व को संदेश है। और अभी इस घटना विशेष की जांच तमाम एजेंसीज कर रही हैं। एजेंसीज के जो अभी प्राथमिक जो सामने बाहर बात आई है, आप लोग के माध्यम से ही बाहर सामने बातें आई हैं कि इसमें ये बातें साफ हुई है कि पाकिस्तान का हाथ है इस घटना में। और निश्चित रूप से ये जान लेना चाहिए पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान के अंदर के हालात से निपटने के लिए जो इस तरह की बातें करता है, इसका दुष्परिणाम उसको झेलना पड़ेगा। दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा मनीष जी, दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की जो अभी बातचीत हुई, जो बैठक हुई, और उसके बाद एक संकेत और गया कि अब लद्दाख काउंसिल के लोगों से, वहां के लोगों के साथ भी बैठक होगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, महबूबा जी वकालत करती रही कि पाकिस्तान से बात करो, अगर कश्मीर की अमन बहाली की बात होती है तो राग पाकिस्तान का आलापा जाता है। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में, जबकि मरकज़े हुकूमत भारत की अगर ये पहल कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात अमन चैन को देखते हुए अब राज्य वापस उसका जो दर्जा है वो बहाल किया जाए, ऐसी सूरत में अगर वहां के नेताओं के सुर इस तरह के आएंगे कि पाकिस्तान से बात करो, तो ये कहां तक लाजमी दिखाई देता है भाई प्रेम कुमार? देखिए मनीष जी, जो महबूबा मुफ्ती बोलती हैं वो उनकी सियासी जरूरत हो सकती है, लेकिन महबूबा तो सिर्फ बोल रही हैं कि बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार तो ऑलरेडी बातचीत में है। वरना ये सीज फायर कैसे होता? सीज फायर क्यों हुआ? किस परिस्थिति में हुआ? क्या एलओसी के उधर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने खत्म हो गए? क्या घुसपैठ खत्म हो गई? क्या सीज फायर की घटनाएं खत्म हो गई? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीज फायर किया? आप तालिबान से भी बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं, और ये घटनाएं जो हो रही हैं निश्चित रूप से डीरेल करने के लिए हो रही हैं। जो जम्मू कश्मीर की सियासत है उसमें जो पहल हो रही है उसके खिलाफ है, माहौल खराब करने के लिए हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। लेकिन हमारी सियासत की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि समय देख करके वो रिएक्ट करता है? मैं आपको सीज फायर की बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए 2020 में आरटीआई के हवाले से ये जानकारी मिली, आरटीआई से 4645 सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हुई, 12.7 पर डे 2020 की बात कर रहे हैं। और इस साल भी जनवरी फरवरी में 524 घटनाएं हुई, 11 इंसिडेंट। प्रेम कुमार जी, हमारी सियासत के कुछ सियासतदानों का जो आतंकिस्तान प्रेम दिखाई देता है, प्राइवेट क्लब हाउस चैट में जो वो कह देते हैं, उसके बाद ट्वीट के जरिए जो बातें आ जाती हैं, फिर उनकी जमीन पर जाकर ये कहा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी हटा दिए जाएं तो हालात बेहतर होंगे, इस तरह की बातें करते हैं, तभी तो पड़ोसी मुल्क को ताकत मिलती है। प्रेम जी, ये मनीष जी, पड़ोसी मुल्क को ताकत तब मिलती है जबकि नाश्ता अफगानिस्तान में हो, दोपहर का खाना पाकिस्तान में हो और रात का डिनर हिंदुस्तान में हो। जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलते हैं, उसके 9 दिन बाद में पठानकोट का अटैक होता है, ताकत यहां मिलती है। इस बात को भुला देते हैं, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं होता है तो कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। आओ आईएसआई हमारे देश में जांच करो। ये कौन सी पॉलिसी है? कभी आप आईएसआई को बुलाते हैं? प्रेम जी, मेरे पास वक्त कम है और मुझे सारे मेहमानों के पास जाना है, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब है। जल साहब, सियासत अपनी जगह, आपको नहीं लगता कि जब भारत की सरजमी से मरकज़े हुकूमत की बात का खैर मकदम करने की बजाय वकालत की जाती है कि पड़ोसी मुल्क से बात करो, अगर कश्मीर में अमन चैन चाहिए तो आपको पहले अपने पड़ोसी से रिश्ते मधुर रखने होंगे, यह कहां तक जायज लगता है जनरल साहब? देखिए साहब, ये महबूबा मुफ्ती मोहतरमा क्या अजीबोगरीब पेशकश है। क्या वो जानती नहीं कि जिस दिन फर्स्ट टर्म शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी की, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश की थी, तमाम जो है सार्क के लीडरान को बुलाया था यहाँ पे,
उसके बाद 3-4 कोशिशें की हैं जो अभी मेरे बहुत काबिल दोस्त ने गिन के सुनाई है, लेकिन हमको मिला क्या? हर बार हमारी पीठ में छुरी घोंपी गई। तो अब ये चाहती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम जाके घुटने टेके पाकिस्तान के सामने, वो उठा के ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है और आप जाके बातचीत की वकालत कर रही हैं। बातचीत का करना वगैरह ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। वो अपनी स्टेट को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब वो स्टेट की इंचार्ज थी, इतना गदर गफलत हुआ वहां पे जितना शायद ही किसी और चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में हुआ है। पत्थरबाजी वहां हो रही थी, नारेबाजी वहां हो रही थी, पाकिस्तान आईएस के झंडे रोज फहराए जा रहे थे, टेररिज्म की वारदातें बढ़ रही थी, बुरहान वानी जैसे खत्म हो रहे थे। जब से 22 महीने जो हुए हैं, जब से 370 को हटाया है, वहां पूर्ण रूपेण शांति है। वहां 50% जो है ड्रॉप हुआ है टेररिस्ट वायलेंस में, सीजफायर वायलेंस खत्म हो गई है। जो लूटपाट का वहां पे जी हाँ, पत्थरबाजी फंडिंग ये सब खत्म हो गई है। पत्थरबाजी फंडिंग, आप इसी की ओर इशारा कर रहे हैं जल बख्शी? बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है बड़ी शान से हर बिल्डिंग जी लहरा रहा है और जल बख्शी 24 सीटें विधानसभा में, जी जल बख्शी 24 सीटें विधानसभा में खाली हैं। 24 सीटें विधानसभा में खाली रखी गई हैं। जल साहब 24 सीटें खाली भी रखी गई हैं विधानसभा में, और संसद के पटल पर वचन भी दिया गया है कि पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। जल साहब आऊंगा आपके पास। आरजू, आपके पास आना चाहूंगा। आपके विदेश मंत्री साहब कहते हैं आप ही के देश के अखबारों की कुछ दिन पहले की सुर्खियां हैं, वो ये मानते हैं कि हाँ, इसी मुल्क से, इसी सरजमी पर आतंकी फंडिंग हम करते हैं। तो ग्रे लिस्ट को लेकर जैसा आप कह रही थी कि हमें कुछ प्लान करना होगा या कुछ ऐसा मॉड्यूल क्रिएट करना होगा, ऐसा नहीं है। आपके विदेश मंत्री भी मानते हैं कि आतंकियों को पालना, पोसना, बसाना, आवास देना और उनका बसेरा, रेन बसेरा अगर उनके लिए कोई है तो वो आप ही की सरजमी है। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये बात मानी थी और कई दूसरे जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और लीडर्स हैं वो भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन सारी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहा है। बहुत बार अफगानिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ हुई है और पाकिस्तान ने जो एक अपने ऊपर जबरदस्ती का एक टेरर को रोकने के लिए एक जंग का जो ऐलान किया था, जी हम बड़ा कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को ये सब कुछ फेस करना पड़ा है। और अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा था कि भारत के साथ हम टर्म्स अच्छे चाहते हैं, उसके लिए हमें तमाम पिछली बातें भुला देनी पड़ेंगी। लेकिन एक पाकिस्तान आपसे बहुत छोटी कंट्री है, वहां से अब बकौल आपकी, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वहां से लोग अटैक कर रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, तो आपकी आर्मी क्या कर रही है? वो उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? वो उस चीज को रोक क्यों नहीं सक रहे? ये चीज आप लोगों को देखने वाली है कि आपकी तरफ कर कौन रहा है। हर चीज सिर्फ और सिर्फ ये कहकर के पाकिस्तान कर रहा है। मैं पहले आरजू जो कह रही है, चित भी मेरा पट भी मेरा। हाँ, वो इंडियन एयरफोर्स आई एम श्योर फिगर आउट कर रही होगी कि उसे रोकना है या फिर उससे 10 टाइम्स इंटेंसिटी में रिटेलिएट करना है। वो एयरफोर्स आई एम श्योर फिगर आउट कर रही होगी। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री ये कहें कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद है, तो आई एम श्योर उसके बाद में कुछ बचता नहीं है कि आप ये कहें कि हम टेरर पे कुछ फंडिंग रोक लेंगे। और मेरा एक बड़ा प्रश्न ये है, आरजू आप एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में बात करना होगा स्टेट के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर, इमरान खान से करनी चाहिए या बाजवा से? मेरा ख्याल है बाजवा साहब से करनी चाहिए। ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी आरजू आपने कह दिया। और आप जो पहले कह रही थी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई अपने घर में चिंगारी यानी कि आग नहीं लगाता। आरजू आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी साहब, आपने सबकी बातें सुनी, आप खुद एक लड़ाकू पायलट रहे हैं। ड्रोन भेजकर पाकिस्तान एक संकेत और संदेश तो दे रहा है, और ये ड्रोन कहां बनते हैं ये भी आप जानते हैं। तो ये चीन पाकिस्तान की साजिश आपको दिखाई नहीं देती बनर्जी साहब? ये बोलना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में कौन कंट्रोल में है, कौन क्या कर रहा है। ये तो आज की बात नहीं है। आप शुरू से ही देखिए, जब भी कुछ होता है वो उनका एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी अलग हो जाता है, बोलते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
और ये जो आज का अटैक है, इसमें अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए पहले सब कुछ बोलने का पहले। लेकिन चीन और पाकिस्तान के कल्यूशन तो वेल नोन है, बहुत दिनों से हम सबको पता है, और ये कोई नई बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि चाहे शांति के बातचीत जो भी होते रहे, आर्म फोर्सेस और हमारा जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जब नेबर पाकिस्तान जैसे एक राष्ट्र है जिनकी पिछले कई वर्षों से इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें अपना लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए, हमें अपना जो कैपेबिलिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स की बात देख लीजिए, बालाकोट अटैक के टाइम हमारा जो था, रफाल के आने से हमारा तो ताकत और भी बढ़ गया। सो ऐसे करके हमें एक एक करके हमारे जो आर्सेनल है इसमें चीजें ऐड करनी है। एंट्री ड्रोन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आज हो गया और बस ये हम इससे सबक लेंगे, और बिल्कुल ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। सो मेरे ख्याल से चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, एक साथ मिलके हो, हमें अपना सिक्योरिटी के ध्यान देना है, हमें अपना ताकत बढ़ाना है, क्योंकि हमारा कैपेबिलिटी हमेशा एनिमी का कैपेबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए बढ़ाना चाहिए जी, उसमें कोई दुविधा नहीं जी, तो कोई भी सोच जी बनर्जी साहब, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ हमारी सेनाओं के प्रहरी, जी हाँ, इनकी अद्भुत और अनुपम शान है। अनुपम बनर्जी, आशीष सिंह, आरजू काजमी, मनीष शुक्ला, प्रेम कुमार और जनरल बख्शी, जीडी बख्शी साहब, देश के सवाल के इस कार्यक्रम में आप लोग आए, आप सभी का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। जी हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ नेक और पाक नियत रखता है, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नापाक हरकतें हमेशा से करता आया है। जवाब देना जरूरी है। जी हाँ, देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।